जोहार, नमस्कार। महिला जो देश की और दुनिया की आधी आबादी है, जिसके बगैर हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को भी उल्लेखित करना पड़ता है और उनके अधिकारों पर बार बार बातचीत करनी पड़ती है, ताकि हमारा समाज यह जान सके कि संविधान ने जो उनको बराबरी का दर्जा दिया है, उस दर्जा देने के पीछे भी एक मकसद है। वह मकसद यह है कि गैर बराबरी पर आधारित इस समाज में बराबरी लाएं, समानता लाएं और जो सृष्टि करता है, जो जननी है, उस जननी को विशेष सम्मान दें। अब तो नए सिरे से एक नया नारा आया है, नीर, नारी, नदी। ये तीनों को जब तक मिलेगा नहीं सम्मान, तब तक विकसित नहीं होगा पूरा हिंदुस्तान। तो स्थितियां इस ढंग से बदली ग्लोबलाइजेशन के बाद कि जब साइकिल आई, सरकार ने साइकिल दिया, तो देख करके यह समझ में आया कि लड़कियां किस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद स्कूटी का जमाना है और साइकिल और स्कूटी ने लड़कियों की जिंदगी में गजब का बदलाव किया। इस टेक्नोलॉजी ने दो ने, एक तो जिनके पास नहीं था उनको भी स्कूल जाने का साधन हो गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे नारे आए, बहुत सारे अधिकार, घरेलू हिंसा से लेकर के बहुत सारे मामले आए, जिसको कि अलग से उनके लिए कानून बनाना पड़ा ताकि समाज में वो बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। इस सोसाइटी में बराबरी के दर्जे के लिए बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रही सची कुमारी हमारे साथ हैं, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ से। स्वागत है आपका, नमस्कार, जोहार। हमारे साथ यास्मीन डेजी, 90 के दशक में रांची में बस्ती विकास मंच एक बड़ा आंदोलन चला था। बस्ती में जो लोग हाशिए पर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में लाना, उन लोगों को रोजगार से जोड़ना, उनका स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करना, उससे जुड़ी रही हैं। आपका भी स्वागत है। जोहार, नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉली कृष्णन, जो ब्रेनोलॉजिस्ट हैं और चीजों पर बहुत माइन्यूटली पकड़ है, बहुत साफ साफ समझ है। आपका भी स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आप सबका नमस्कार, सबको जोहार। आप ही से शुरू करते हैं सची जी। ये अगर महिला अधिकार की बात करें तो आप जिसकी लड़ाई लड़ती रहीं, वह किस मुकाम तक हासिल हो सका और आप कितना संतुष्ट महसूस करती हैं? खास करके अपनी बेटियों को जोड़ करके अगर उससे देखा जाए तो थोड़ी ज्यादा स्पष्टता होगी। जी, महिला अधिकार के लिए संघर्ष का जो दौर रहा वो काफी लंबा रहा है, लेकिन अभी के समय में जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ जरूरतें भी बदलती गई हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यह महसूस होता है कि लोगों की सोच और विचारधारा में उस हिसाब से परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी काफी संघर्ष झेलने पड़ते हैं हमें। तो जहाँ तक अभी महिलाओं को के विकास का या स्त्री संघर्ष के मुकाम की बात है, तो तमाम बाधाओं और संघर्ष के बावजूद भी महिलाओं ने एक मुकाम हासिल किया है और आज महिलाएं निर्णय ले पाने में सक्षम हैं, एजुकेशन में आगे हैं, मोबिलिटी में भी काफ़ी बढ़ गई है महिलाओं की, नौकरी पेशा में आगे हैं। इसको अगर मैं अपने बेटियों के संदर्भ में देखना चाहूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ कि आज मेरी जो बेटियाँ हैं वह उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, अलग अलग तरह के पेशे में हैं और खुद के निर्णय ले सकती हैं। और आज के समय में वो इतनी काबिल हैं कि अगर मुझे कोई परेशानी हो तो वो हमें आर्थिक मदद भी करती हैं और भावनात्मक मदद भी करती हैं। और एक ऐसा वातावरण बना है अभी के समय में कि बेटी पराई नहीं है और बेटी भी सक्षम हो सकती है अपने परिवार के निर्वहन के लिए और समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। मुझे तो लगता है कि जो नई दुनिया बदल रही है जिस ढंग से, उस ढंग से बेटियां अपने को ज्यादा साबित कर रही हैं सोसाइटी के लिए। मैं माँ पिता के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ी हूँ पुत्र की अपेक्षा। यास्मीन जी, आज महिलाएं सीमा पे भी हैं, ये खुशी की बात है। आज समाज के हर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं हैं, ये भी खुशी की बात है। लेकिन जो जननी को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार आज भी नहीं मिला है। आज भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने बोला मधुकर जी के नारी, नीर और नदी, ये तीनों को एक बहाव की जरूरत होती है और ये एक निश्चित करके इनको एक सीमा चाहिए, बंधने के लिए नहीं, बहने के लिए।
वहाँ पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र में हैं। मैं जैसा पहले भी बोली कि मैं सीमा पे भी आज दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए महिलाएं सक्षम हैं और लड़ रही हैं, बंदूकें उठाई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नारी का शोषण हो रहा है। नारी आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। हमें उनके लिए भी आवाज बननी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, जो महिलाएं अधिकार से वंचित हैं उनके लिए। एक तो ये है कि नदी को जब आप बांधेंगे, नारी नीर नदी तीनों को, तो बाढ़ आएगी, सुखाड़ आएगा और अकाल आएगा। इसलिए अविरल बहने दें। जब तक अविरलता रहेगी उनमें, तब तक बाढ़ से भी मुक्ति रहेगी, हरियाली आएगी, सुखाड़ भी नहीं होगा, अकाल भी नहीं होगा। आप थोड़ा अपना पढ़ाई लिखाई का जिक्र करके, जब आप पढ़ने गई स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जी, और एक ऐसे सब्जेक्ट का आपने चयन किया जिस सब्जेक्ट में आमतौर पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं सब्जेक्ट क्या है। क्या था उसके पीछे, कॉज क्या था, क्यों चुना आपने यह सब्जेक्ट? पहले तो प्रेरणा, जैसे पढ़ाई शुरू से ही मेरी माता का योगदान रहा है। वो भी साइंस ग्रेजुएट रही हैं भोपाल से, और उन्हीं के देखरेख में और पिताजी के सपोर्ट के साथ ही मैं लाइफ साइंसेज में आगे बढ़ी, और स्पेशलाइजेशन मेरी रही न्यूरो साइंस में JNU से। तो मेरी मदर के थ्रू मुझे ये सारी प्रेरणा मिली और मैं इस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ी। और एक सोच भी थी कि समाज में जो आधुनिक रोग अब आ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ आधुनिक रोगों में से एक है मानसिक रोग। तो मानसिक रोग को भी हमें संभालना है। और देखा गया है, अगर महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा भारत में अगर मानसिक रोग से ग्रसित होने की जो संभावनाएं हैं वो महिलाओं में ज़्यादा है पुरुष की तुलना में। तो इन सभी के साथ मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी सब्जेक्ट को आगे लेके चला जाए। और बात की जाए अगर महिलाओं की अभी की स्थिति में, तो देखा जाए तो 48% जो हमारा पॉपुलेशन है वो महिलाओं का है और बाकी जो है पुरुष का है। लेकिन वर्कफोर्स की तुलना की जाए तो भारत में वर्कफोर्स जो है उसमें गिरावट आई है। महिलाएं ऑल्दो इतनी सारी तकनीक आ गई हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, धन्यवाद है उन सभी नारियों के संघर्ष का कि आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम सफल हो रही है, बाकी चीज़ें सफल हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल में गिरावट आई है वुमेन वर्कफोर्स में, और बाकी देशों की तुलना से हमारी जो वर्कफोर्स में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है, 50% भी नहीं है। जैसे चीन के लिए 68% है, अमेरिका के लिए 78% है, और आयरलैंड और ये बाकी जगह में, स्वीडन में, ये सब में बहुत आगे हैं महिलाएं। तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ अगर आज की आधुनिक महिलाओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। डेफिनेटली जिस तेजी से महिलाएं आगे बढ़ी शिक्षा में और हर जगह कमान संभाला, एयरफोर्स से लेकर के युद्धक विमान तक चलाने का, वो अपने आप में अद्भुत है। और लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के कि हमारा प्रमोशन क्यों नहीं होगा, हम युद्ध के मैदान में क्यों नहीं जाएंगे। ये जो आया, यह उस संघर्ष का ही परिणाम है। हम झारखंड के संदर्भ में सचिव जी थोड़ा सा लेना चाहेंगे इन चीजों को। झारखंड में 2 चीजें, एक तो महिलाओं की एक बड़ी आबादी, खास करके आदिवासी महिलाओं की संपत्ति में अधिकार नहीं है। दूसरे की अंधविश्वास इतना ज्यादा है कि अभी भी उससे लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, या आपने बहुत कोशिश की डायन प्रथा से बाहर निकालने की, पिछले 25-30 सालों से लगी हुई है लगातार। क्या कारण है कि ऑर्थोडॉक्स वो स्थिति से निकलने की स्थिति उनकी नहीं बन रही है? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो आदिवासी समाज है, जो उनके पारंपरिक जीवन शैली है, उससे बाहर निकलना जल्दी नहीं चाहते हैं, और उनकी पारंपरिक जीवन शैली के अनुरूप अब वातावरण नहीं रहा, और जो अभी जो विकास की जो धारा है वो उनके अनुरूप रही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो वैकल्पिक एक साधन होना चाहिए और संसाधन होना चाहिए, उसका अभाव है उस पूरे समुदाय में, आदिवासी समुदाय में। और आदिवासी समुदाय काफी मंचों पर ये कहते हैं कि समता मूलक समाज है, लेकिन
मुझे काम करते हुए ऐसा लगा कि और समाज की तरह आदिवासी समाज भी समतामूलक नहीं है, वहाँ भी गैर बराबरी है। और इसका सबसे जो प्रबल उदाहरण है वो जो आपने अभी कहा कि इनकी जो काश्तकारी अधिनियम है वह महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार देती नहीं है। तो जब महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है तो ऐसी परिस्थिति में महिलाएं खतरे में पड़ जाती हैं, आर्थिक संकट में पड़ जाती हैं और उनकी संपत्ति को हासिल करने के लिए डायन कुप्रथा जैसे और हत्या जैसे मामले सामने आते हैं। दो चीज उसी के साथ थोड़ा सा और जोड़ देंगे विस्तार के लिए कि आप देखिएगा जो आंकड़े हैं NFSS 4-5 के, उनमें सबसे ज्यादा कुपोषण है, सबसे ज्यादा एनीमिक भी वही है, सबसे ज्यादा पलायन भी उनका है बड़े शहरों के लिए, और सबसे ज्यादा परेशान होकर लौटने की भी संख्या उन्हीं की है जी। ये थोड़ा संदर्भ में लेकर के तब बात करें आप जी। इसके मामले में भी जब हम समुदाय में जाकर काम करते हैं और उनको वैकल्पिक रोजगार के बारे में जागरूक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनको उसके हिसाब से उनके मुताबिक हमें विकल्प देना पड़ेगा। और ये बनी बनाई या कोई बड़े शहर में बनाई गई कोई भी योजना उनके लिए सार्थक साबित नहीं हो सकती है। तो जो परंपरागत व्यवसाय थे और अभी के समय में जिस तरीके से बाजार का जो दबाव है उस दबाव में टिक नहीं पा रहे हैं कहीं। तो जबकि सरकार के काफी प्रयास हैं कि बाजार के अनुरूप उनको तैयार किया जाए, वोकल फॉर लोकल, कौशल विकास और काफी इस तरह की योजनाएं हैं। थोड़ा सा हस्तक्षेप करें हम आपको कि यहाँ जो लोकल फॉर वोकल आपने वर्ड इस्तेमाल किया तो उनके हिसाब से यहाँ एम्प्लॉयमेंट का सृजन हो जी। उनसे पूछ करके तो हमको लगता है कि पलायन कुपोषण दोनों पर रोक लग सकती है। क्योंकि एक जो मैं फील करता हूँ गांव घूमने, लोगों के बीच मिलने जुलने का, वो कि एक तो वो दूध नहीं पीते इसलिए कि दूध तो बछड़े का हिस्सा है, हम क्यों पिए, उसको बेच देते हैं। पहले यह था कि सड़कें नहीं थी तो वो कद्दू खाते थे, अपना नेनुआ खाते थे, जो भी होता था खाते थे। अब उससे पैसा है तो मोबाइल में वो बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये स्थिति में बदलाव कैसे आएगा? मैंने शुरू में ही कहा था कि जीवन शैली में काफी परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो विकल्प हैं जीने के उसमें कोई खास सुधार आदिवासी समुदाय में नहीं हुआ है या ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम जीवन शैली के अंतर्गत ये जो फास्ट फूड का कल्चर है, जल्दी से बना करके कुछ भी खा लो, पारंपरिक भोजन गायब हो गया है। तो ये चीज, और खास करके युवा पारंपरिक भोजन होटल में जी बड़े बड़े होटल जी तो पारंपरिक भोजन जो आमतौर पर हर घर में साधारण चूल्हे पे पकता था पत्ता झुक करके, अब वह भी एक स्टाइल बन गया है और होटल में काफी महंगे कीमतों पर उपलब्ध है। और उसी चीज को जब ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोग सेवन करते हैं तो वो थोड़े बैकवर्ड और ऐसे पिछड़े माने जाते हैं। तो सवाल ये है कि जो हमारी जीवन शैली है और जीवन शैली में जो भी हमारा पहनावा, रहन सहन, हमारी परंपरा है, उसको सम्मान के साथ देखने की जरूरत है, जो कि अभी का जो पीढ़ी है वो इस पर गौरवान्वित महसूस नहीं करता है खुद को। दूसरी चीज है कि हम जो गैर आदिवासी हैं या अभी के जो विकास की पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी आदिवासी जनजीवन को सम्मान देना पड़ेगा और उनको उसी समुदाय के अंदर जाकर के एक विकल्प मुहैया कराना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीजें रुक सकेंगी। जहाँ तक पलायन की बात है तो कई चीजें इसके साथ जुड़ती हैं। पलायन को रोकने के लिए मनरेगा एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन लोगों को काम ही नहीं मिलते हैं। मनरेगा में मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन मशीन का भी इस्तेमाल है। वर्क प्लेस में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि रोजगार के लिए NRLM एक बहुत बड़ा साधन है, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं को पैसे बहुत मिल रहे हैं, एक एक गांव में 11 समूह तक हैं
और हर एक समूह में अगर हम एवरेज 2 लाख रुपया भी देखें तो 22 लाख रुपये गांव में है, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है, उनकी कोई योजना नहीं है कि इस पैसे को हम कैसे खर्च करेंगे, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। तो लाइवलीहुड के लिए जो एक सस्टेनेबल प्लान होना चाहिए, उस प्लान की कमी है। दूसरी तरफ जो युवा हैं, अभी मैं भरनो ब्लॉक में काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ और भरनो ब्लॉक एक ट्रांजिट ब्लॉक मानती हूँ मैं इसको, क्योंकि वो गुमला जिला का भी बॉर्डर है और रांची जिला का भी बॉर्डर है, और वहाँ की जो जीवन शैली है और गांव है थोड़ा दूर दूर हैं, स्कैटर्ड हैं। ऐसे जगहों पर युवाओं की जो स्थिति अभी है, किसी भी प्रकार की निर्णय में भागीदारी युवाओं की नहीं है और कोई विजन नहीं है। किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने से किधर जाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं है। तो आदिवासी समाज की जो खासियत रही थी मिल बैठ करके अपने समाज की बेहतरी और अपने विकास के बारे में निर्णय लेने की, वही चकनाचूर हो गया है। डेजी, ब्लॉक्स, अंचल सरकारी दफ्तर जहां भी है वहां लिखे हुए हैं कि सरकार के योजनाएं सरकार की क्या क्या हैं, लेकिन वहां जाकर के लोग पूछते हैं, इसका मतलब कि उसको पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और समझते हैं तो गुनते नहीं है। क्या लगता है, आप तो 90s में आई थी बस्ती विकास के दौरान, तो वहां जो आंदोलन चल रहा था वो यही समझाने का आंदोलन था, स्वास्थ्य से, शिक्षा से लड़कियों को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, जो वंचित तबका है, खास करके जो मलिन बस्तियां थी उनके लोगों को जोड़ना। अभी और उस समय की स्थिति में क्या बदलाव महसूस करती हैं आप? अभी और उस समय की स्थिति तो थी, तो बहुत महिलाएं कम निकल रही थी। जब जैसा आपने बस्ती विकास मंच का जिक्र किया, और हम लोग कुछ महिलाएं थे जो बस्ती में जा करके महिलाओं को जागरूक कर रहे थे, उनको घर से बाहर निकाल रहे थे, शिक्षित करने की उनको आश्वासन दे रहे थे और उनके शिक्षा की व्यवस्था की बात बता रहे थे। सरकार ने जो भी उनके लिए मुहैया करवाए थे संसाधन, उनके लिए जागरूक कर रहे थे। तो उस तरह से बहुत सारी महिलाएं आई हैं और आगे आकर के काम कर रही हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि ब्लॉक में या पंचायत में आज भी महिलाएं जो हैं वो जाती हैं, तो वो बोर्ड जो लिखा रहता है उसको सही से पढ़ नहीं पाती हैं और उसके अधिकार को समझ नहीं पाती हैं कि सरकार हमारे लिए क्या देना चाह रही है और हम कैसे इसको लें और क्या करें। और वहीं पे जो होते हैं बिचौलिया, जो होते हैं दलाल, जो होते हैं उन अशिक्षित महिलाओं का जानकारी के अभाव में उन महिलाओं का शोषण होता है और वो जो बिचौलिया है उससे फायदा उठाते हैं। तो महिलाओं को आज भी जिस तरह से जागना चाहिए, जितनी शिक्षित तो महिलाएं हुई हैं बेशक, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अधिकार को न समझ नहीं पा रही हैं। जो सरकार उनके लिए योजनाएं ला रही है उन योजनाओं तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं या उन योजनाओं को समझ नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक शिक्षित और बहुत जागरूक महिलाओं को ब्लॉक में स्थापित करने की जरूरत है। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकती हैं, वो सरकार के द्वारा भी स्थापित की जा सकती हैं, जो महिलाओं को उनके अधिकार को और उनको जागरूक करें कि आपका ये सरकार ने आपके लिए ये योजनाएं बनाई हैं, आप इन योजनाओं से लाभान्वित हो और अपना समाज का और अपने बच्चों का, अपने घर का विकास करें। इसकी ये बहुत डोली, आपने बताया कि मानसिक रोग बढ़ रहा है बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की वजह से। जी। टेक्नोलॉजी की वजह से हर किसी के हाथ में लगभग मोबाइल स्मार्ट है। हाँ। मोबाइल ही नहीं, स्मार्ट है। भूखे रह करके भी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी जानकारी नहीं है। जी। आप ये देखिए, ब्लॉक में, पंचायत में लिखा हुआ है, जी। वो पढ़ते हैं तब भी जानकारी नहीं है। स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो सचिन जी ने कहा कि क्यों पढ़ते हैं नहीं पता है। जी। क्यों पढ़ते हैं नहीं पता है, जी। पढ़ के क्या करना है नहीं पता है। जी। इसलिए कि जो दुनिया विकसित हुई है ग्लोबलाइजेशन के बाद, वह दुनिया हुनर वाली विकसित हुई है कि आपके पास हुनर है तो लोग पूछेगा, नहीं हुनर है तो आप डिग्री लेके घूमते रहिए, चाहे जिस चीज की भी डिग्री हो। जी जी जी, बिल्कुल। तब क्या है भाई, चपरासी का वैकेंसी निकल रहा है तो वहाँ PhD होल्डर, बीटेक होल्डर वो अपना अप्लाई कर रहे हैं कि भैया हमको चपरासी की नौकरी में आ जाए। उनकी संख्या बहुत बड़ी हो रही है। किस तरह की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई वहां पर हुई कि हमारे पास ये है, हम इसमें देखते क्या है, जबकि सारी दुनिया इसी में है। जी। अगर ग्लोब कहीं है तो स्मार्टफोन में है। स्मार्टफोन में है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया से। जी। तो ये सारा कुछ मिला करके अगर आपको ये कहें कि
कम्युनिकेशन जो है, हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हम आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी, और आप जो जवाब दे रही हैं हमको सुन ही नहीं रही हैं जी, तो हमारे इस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। सरकार बोल रही है, सरकार लिख रही है, लोग सुन नहीं रहे हैं। जो सुनना चाहिए वो तो नहीं ही सुन रहे हैं। उसको सुनाए कैसे, उसको उनके अंदर संप्रेषित कैसे करें? मेरा मानना है, अगर झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो जो आदिवासी समुदाय है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज से गुजर रहा है, जिसमें ना ही वो आदिवासी ही रह गए हैं और ना ही वो पूरी तरह आधुनिक हो गए हैं। अगर आप आदिवासी समाज को गहन तरीके से देखें, जैसे रांची में 32 आदिवासी समुदाय हैं, उसमें से 8-9 पीवीटीजी हैं, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे असुर, ये सारे ग्रुप्स हैं। उनकी स्थिति तो और ही दयनीय है। बाकी आदिवासी ग्रुप्स को देखिए तो उनका एक प्रावधान था जिसको बोलते थे यूथ डॉर्मिटरी। यूथ डॉर्मिटरी में युवाओं को, जैसे कि घुमकुड़िया, ये सब यूथ डॉर्मिटरी में ट्रेनिंग दी जाती थी युवाओं को। सभी किशोर लड़कियां और लड़कों दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी, समाज में कैसे सम्मिलित हों इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। आज वो हॉस्टल या यूथ हॉस्टल जो है वो एक सिर्फ नाम का हो गया है, एक चंदा जमा करने का एक प्रावधान बन गया है। और आदिवासी समुदाय अपनी रूट्स भी भूलते जा रहे हैं, अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं और आधुनिक भी पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं। सोसाइटी का ये कॉन्फ्लिक्ट तो जारी रहता है। बिल्कुल, विकास बिल्कुल, की थ्योरी यही है, बिल्कुल, कि विकास की एक परिकल्पना जी, हमने जिनको चुना, जी, सरकार में भेजा, जी, उनकी होती है। उनके होने में उस परिकल्पना में जी, बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है जो नए सिरे से समाज बनाना चाहते हैं। जी, जैसे मिट्टी के घर से ईंट का घर, सीमेंट का घर आया, बिल्कुल, उसके बाद एसी आया, बिल्कुल, उसके बाद दुनिया विकसित हुई, डेवलपमेंट भी हुए, रोजगार भी मिले, सड़कें गांव गांव पहुंची, गांव गांव अस्पताल स्कूल भी पहुंचे। बिल्कुल। तो ये एक उनका डेवलपमेंट का थ्योरी है, एक इनका अपना थ्योरी है। इस दोनों के बीच सामंजस्य जो होना चाहिए, हाँ, वो कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, हमेशा से चलेगा कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, जी। पिता जो सोचता है पुत्र वही सोचे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन घर तब चलता है जब पिता और पुत्र अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करें। हाँ, क्या? बिल्कुल। क्योंकि आपने वो पढ़ाई की है तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से वो बता सकती हैं, आप ही बताइए। जैसे अगर सामाजिक तौर पे देखें, अगर आधुनिक और जो पुराने ख्याल हैं उनका एक मिश्रण होना चाहिए, जिसमें जो हम पुरानी चीजों को भी साथ साथ लेते हुए आधुनिक चीजों के जो फैसिलिटीज हैं जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको मिला के अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, भारत को देखते हैं तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, वो 33% हम लोग पार्लियामेंट में पॉलिटिकल अप्रोच में हम लोग चाह रहे थे रिजर्वेशन, जो राज्यसभा ने तो पास कर दिया लेकिन लोकसभा में वो लैप्स कर गया। तो बट उसके अलावा पीआरआईज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिला है, लोकल बॉडीज में मिला है। थोड़ा सा उसमें हम वो करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे कि आपकी जानकारी के लिए एबव 60% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन झारखंड के पंचायती राज में है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए, बस मैं वही आ रही थी, ज्यादा बेहतर सची जी बताएंगे। मैं वही आ रही थी कि अगर आप 33% की हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं, आपत्ति नहीं जता रहे हैं, वहां मिलना चाहिए, मिल जाता है तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क अगर आपको 60% मिला, प्लस 60% मिला, तो यहाँ जहाँ की बहुत आसान है दिखा पाना, वहां तो बहुत मुश्किल है, वहां तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। पहले एक मंच तो मिले, जैसा ये तो पूरे देश के लिए है, और कुछ जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उसमें भी आता है जिसमें 50% से ऊपर लोकल बॉडीज में वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। इतना आगे, इतना अच्छा निर्णय लेने के बावजूद अगर हम लोग पीछे हैं, तो देखिए कि महिलाएं अपना, उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखें, अगर डेटा इतना अच्छा है, मैं आपसे एकदम कंप्लीट इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कंप्लीट हमारी सोच दृष्टि अलग है। अगर देखिए कि महिलाएं भी रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो आप देखेंगे उनके पति उनके बदले उनका कार्यभार संभाल रहे हैं। अब बदल रही है चीजें। हाँ जी, 2 इलेक्शन के बाद अभी बदलाव आया है। महिलाएं पूरा मुक्का मार करके कहती हैं कि नहीं, हम करेंगे, हमको करने दें। ये बदलाव आया है लेकिन स्लो है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये अभी ग्रेजुअल है, इसको भी पेस पकड़ने में समय लगेगा।
और अगर आप देखें कि अभी महिलाएं, जैसे आपने कहा कि स्मार्टफोन में पूरी दुनिया है, तो आप देखेंगे कि जो भी फोन में हमें बेचा जा रहा है वो हमारे ब्रेन के डोपामीन सेंटर्स को ट्रिगर करता है, जो हमें तुरंत, हमें खुशी के लिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं या प्रगति करते हैं तो हमारी चेष्टा होती है कि हमारी तारीफ हो, हमें हमारा नाम हो, तो उससे हमें खुशी मिलती है। जब वो खुशी मिलती है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, जैसे डोपामीन, एंकेफेलिन, एंडोर्फिन्स, ये हैप्पी मूड हार्मोन्स बोलते हैं। लेकिन अब कैपिटलिज्म को अगर आप देख लें तो फोन में ऐसी चीजें डिजाइन कर दी गई हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, उसको आप जो बहुत बड़ा काम करके या परीक्षा पास करके या कुछ बड़ा काम करके जो हार्मोन्स को आप अचीव कर पाते, आप मात्र एक यूट्यूब शॉर्ट्स देख के वो मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जा रहे हैं बॉडी में। तो लोगों को वो खुशी, वो रिलैक्सेशन सिर्फ 4 सेकंड्स में मिल जा रहा है। तो आप बताइए, लोग क्यों 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल तैयारी करेंगे कोई भी इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए। बिल्कुल, इसलिए कि पहले जो पढ़ाई के रिजल्ट्स आते थे दिसंबर के महीने में, बिल्कुल, उसका एक माहौल ही अलग होता था। बिल्कुल, पास होने का भी, फर्स्ट होने का भी। बिल्कुल। अब जो है पास होने के तुरंत बाद 10 के बाद 12 के अगर दबाव पड़ा हुआ है कि 12 करना है, 12 के बाद तुरंत इंजीनियरिंग का दबाव पड़ा हुआ है, मेडिकल का दबाव पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो यह जो खुशी मिलनी चाहिए थी, वो उस खुशी का इंतजार है कि हमको वो हासिल हो जाएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग और सीए और फलाना ढिकाना वाला हासिल हो जाएगा तो हमको खुशी मिलेगी। तब तक उम्र खुशी की पार हो चुकी होती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको जब फोन पे ही सारी सुख सुविधा मिल जा रही है, आप एक तरह से एडिक्ट होते जा रहे हैं, ये बीमारी का रूप ले रही है। तो वो प्रेशर से भी आप बचने के लिए फिर से आप, जो आजकल के बच्चे हैं, युवा हैं, वो उसी की तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया में ही लगे रह रहे हैं। जो जानकारी, जैसे आपने कहा, और भी स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज किया जा सकता है, जिसमें जानकारियां लिया जा सकता है, लेकिन उसके जगह पे हम लोग ऐसे सोशल मीडिया के चक्कर में फंस जा रहे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब शॉर्ट्स है, कि हमें कुछ भी परोसा जा रहा है, हम उसको कंज्यूम करके और एडिक्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा युवाओं में जो ठहराव है या जो खुशी, मतलब खुशी का जो ठहराव है, वो रुक नहीं पा रहा है। हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे, वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं जी। वो सवाल ये होगा कि इसको हम ठीक कैसे करें। किताबों को पढ़ना जी और मोबाइल से पढ़ना जी, किताबों से ज्ञान हासिल करना, इंस्टीट्यूट में जाके कॉपी पर लिख करके, बिल्कुल, और मोबाइल में लिख करके सवालों के जवाब दे देना और जगह पर पहुंच जाना, तो डिफरेंस क्या है? हमारे साथ डॉक्टर राजश्री प्रसाद XISS में असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपका स्वागत है। जोहार। हम लोग बात कर रहे हैं महिला अधिकार के संदर्भ में। तो महिला अधिकार के संदर्भ में अगर आपके संस्थान, आपकी पढ़ाई लिखाई और आप जिन बच्चियों को पढ़ाती हैं, जब आती हैं तो उनको अपने राइट्स के बारे में कितनी जानकारी होती है और कितनी जानकारी आपको देनी पड़ती है? हमारे पास जो छात्राएं आती हैं वो भारत देश के कई जगहों से आती हैं, हर तरह के इकोनॉमिक क्लास के लोगों से बिलोंग करती हुई आती हैं। तो ये थोड़ा देखा गया है कि जो थोड़े बेहतर इकोनॉमिकली वेल ऑफ क्लास से आ रही हैं या मेट्रो सिटीज से आ रही हैं, उन बच्चियों के पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो होता है उनके पास थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर्ड कि जो हमारे पास वैसी लड़कियां आ रही हैं जो कि गांव से आ रही हैं, तो उनके पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। तो फिर हमारा ये पहलू वहाँ पे सामने निकल के आता है कि किस तरह से हम उनके पास वो सारी सूचनाएं दें, उनको सारा सभी चीज़ों की जानकारी दे दें कि वो सभी एक बराबरी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। क्योंकि कल होके उन्हें जा करके हम जो कोर्स पढ़ाते हैं ग्रामीण प्रबंधन का, उसके बाद उन्हें जा करके काम करना है, कई सारी संस्थाओं में काम करना है। तो अगर जानकारी नहीं होगी तो वो खुद भी उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जिन संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बेहतरी नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, जो कोर्सेज हम चलाते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट की कोर्सेज है, विमेन एम्पावरमेंट की कोर्सेज है, चाइल्ड राइट्स एंड जेंडर इश्यूज की कोर्सेज है। तो ये सारे कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं जो रेगुलर कोर्सेज हैं, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज हैं। तो इसके थ्रू हम लोग तो एक काम करते हैं कि उनकी सोच में बढ़ोतरी हो, वो ज़्यादा चीज़ों को जान सकें और समझ सकें। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अपार इंफॉर्मेशन से परेशान है जी, पूरी दुनिया।
लेकिन वह इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ और कितने काम का है, कितना हमको एब्जॉर्ब करना है, कौन सा एब्जॉर्ब करना है, कौन सा नहीं एब्जॉर्ब करना। समुद्र का पानी पीना है, समुद्र में अफरात पानी है, तो पानी की कोई किल्लतें नहीं होती, तो मीठे पानी के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ते, उसी को मीठा पानी में कन्वर्ट कर लेते। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपका होता है, और आप जो ग्रामीण प्रबंधन या अलग अलग कोर्सेज जो पढ़ाती हैं, वो कोर्सेज पढ़ाने का मतलब नौकरी देना होता है, उनका मकसद नौकरी हासिल कर लेना होता है, सोसाइटी को जानना होता है और सचमुच में खुशी हासिल करना होता है, जो डॉली ने कहा। अब देखिए हमारे पास मैनेजमेंट इसलिए कि आपको फीडबैक भी मिलता रहता है। बिल्कुल, आप हर साल अपना प्रोग्राम करती हैं पुराने बच्चों के साथ मिल करके, फीडबैक क्या मिलता है, कितना हैप्पी है वो वहां जा करके। नौकरी की, ढेर सारा वेतन है, बड़ी सी गाड़ी खरीद ली, रोज हवाई जहाज से जा रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन सचमुच में खुशी है कहाँ? जो 8वीं का रिजल्ट आने पर, पहली का रिजल्ट आने पर खुशी होती थी, वो असल चीज है। और गांव में जाकर के वो दे पाएंगे क्या ग्रामीण प्रबंधन में? और वो नहीं दे पाएंगे तो नौकरी तो बहुत अच्छी करेंगे, बहुत अच्छा वेतन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हासिल नहीं। आप जब खुशी की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा व्यक्तिगत है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो व्यक्तिगत है, क्योंकि शायद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास अगर बहुत पैसे हैं तो उसी से उन्हें खुशी मिलती है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मन की शांति चाहिए, कुछ अध्यात्म में विश्वास करते हैं। वही तो एक नहीं मिल रही है, पूरी दुनिया शांति अलग अलग तरह के लोग हैं, पता नहीं चलता है। नहीं, अलग अलग तरह के लोग अलग हैं। बहुत बार एडवर्टाइज भी किया कि भाई कहीं मिले तो हमसे मिलवाइए, हमको बहुत तरह से कहा नहीं, है। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही देखा है। हमारे पास लड़के लड़कियां सभी आते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आपको पता चलेगा कि सबकी सोच अलग है। आज की जनरेशन जो आपके पास आ रही है, वो तो हमेशा रहा है, एकदम अलग है, वो और उनके लिए शांति अलग अलग है। हर व्यक्ति के ब्रेन की बनावट अलग होती है, सोच अलग होता है। और अगर हम धर्म ग्रंथों को कोट करें तो धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? होई है वही जो राम रचि राखा। तो हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन कर्म करने की तो बात दूसरी बात हमने पढ़ी नहीं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। एकदम न्यूटन को पढ़ा नहीं कि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो ये पढ़ा लेकिन समझा नहीं जी। पढ़ तो लिया, लिख भी दिया, नौकरी भी हासिल कर ली, उसको समझा नहीं कि खुशी किसमें है। उसमें जहां की एक दूसरे के दुख में खड़े हो गए, हमने उसकी मदद कर दी, खुशी उसमें है। कि हमने ढेर सारा कुछ हासिल कर लिया, खुशी उसमें है। आपने कहा कि अलग अलग खुशी के पैमाने हैं, अलग अलग लोगों का अपना टोकरी बना हुआ है खुशी का, उसमें से खुशी तलाशते हैं। खुशी तलाशते हैं तो मैं जहां अभी जाता हूं समाज में जो काम करता हूं, उसमें दिखती है खुशी कि 6 साल लिविंग रिलेशन में रहे, 6 महीने में तलाक हो जा रहा है। जी, एकदम होता है। ये खुशी कौन सी खुशी है ये भाई? सोचने की बात है कि जब आप सच में एक पति और पत्नी के रूप में साथ रहने लगते हैं, तो जो पिछला 6 साल बीता था और उसके बाद का ये 6 महीने में क्या फर्क हो गया, और ये थोड़ा समझने की चीज हो जाती है। नहीं, अलग अलग सोच के लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये मॉडर्नाइजेशन है या वेस्टर्नाइजेशन है, ये सोच का थोड़ा फर्क है। हमारी जनरेशन, उनकी जनरेशन की सोच का फर्क है। तो उनमें से कई ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं और उस काम के जरिए जो भी उन्हें दिख रहा है कि वो काम होने के बाद क्या हुआ, उससे उन्हें काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है, उन्हें संतोष मिलता है कि हमने जो कहा किया वो दिख रहा है होता हुआ। मान लीजिए उन्होंने महिलाओं के साथ काम किया, उनके शिक्षा पे काम किया, और किसी गांव में दिखा कि भाई बढ़ोतरी हुई शिक्षा की, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। ऐसे भी लोग हैं। पर हाँ, साथ में ऐसे भी लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि अगर हम ये भी काम करें और साथ में एक अच्छा पे पैकेज मिले, पैसे मिले, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छे शहर में रहें, बेहतर बेनिफिट्स मिले, देखिए तो वो भी देखते हैं। सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग हट करके मैं बता देता हूं कि दुनिया में पैसे से खुशी नहीं मिलती है। जितना पैसा ज्यादा मिलेगा वो दुख ही ले आएगा। उसका हम उदाहरण दे सकते हैं, बड़ा बाउंड्री वाल होगा, पहले सिक्योरिटी गार्ड होगा, पूरी पुलिस फोर्स होगी कि उसकी सुरक्षा की जाए, हमेशा दिमाग उसी में उलझा रहेगा कि इनकम टैक्स में ये पे करना है, इनकम टैक्स में वो पे करना है। खुशी कहाँ है? आप अथाह पैसे हमारे आ रहे हैं आपके अथाह पैसा कहाँ है? अथाह का समुद्र भी अथाह नहीं है, समुद्र को भी नाप दिया। नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो डे 1 से हम यही बात थोड़ी करते हैं। सच्ची जी बात करें, अधिकारों की पुख्ता और समझदारी भरी जानकारी कैसे इंजेक्ट किया जा सकता है, ये कैसे संभव है? ये संभव है अगर हम थोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने लिख दिया, बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर लाइब्रेरी में रखती, राइट्स भी दे दिए, लोग लिखते हैं, दीवारों पर नारे लिखते हैं, लेकिन वो इंजेक्ट हो, उसके अंदर जाए और वो काम करे। इसके लिए सबसे पहले जो व्यक्तिवादिता बढ़ रही है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। समाज कौन को करेगा?
अभी तो डॉक्टर आसिफ साहब जो पढ़ाती हैं उन्होंने कहा कि खुशी उसमें भी है। कम कौन करेगा? जो टीचर ही कह रही हैं कि हम पढ़ाते हैं उसमें भी खुशी है, कम कैसे होगा? सरकार तो चाहती है कि आप खुश रहें। पैकेज भी मल्टीनेशनल्स दे रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो उसमें खुशी रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो कोई शून्य है, कहीं न कहीं तो कोई बात है जो छूट रहा है, तो उसको पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। सामूहिकता उसमें एक बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, परिवार की ही बात अगर हम करते हैं तो परिवार जो सामूहिक परिवार हुआ करता था वो ज्यादा सेफ और सिक्योर रहता था, उसमें खुशियां ज्यादा होती थी। अभी एक और अवधारणा है कि न्यूक्लियर फैमिली है, वो ज्यादा खुश महसूस करते हैं। उसमें भी अभी एकल जो जीवन शैली है वो भी एक बढ़ती जा रही है, उसका भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे फिल्मी हीरो और हीरोइन मर जाते हैं, लाश जब सड़ती है, बदबू आती है तो उठा करके लोग कहते हैं कि देखिए ना ऐसा हो गया। संयुक्त परिवार का क्या फायदा, नुकसान था, कम से कम सड़ता तो नहीं। जी सड़ता तो नहीं, सही। जिसकी सदगति की हम बात करते हैं वो सड़ता तो नहीं कम से कम ना। जी, तो सामूहिकता एक बहुत जरूरी चीज है। और जहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की बात है, तो जब तक हम मिलकर बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो जैसा कि आप बता रही थी कि अभी लोग मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं और मोबाइल में भी क्या देख रहे हैं, ये स्मार्टफोन और इंटरनेट में से क्या ग्रहण कर रहे हैं, यह तो दिख रहा है वर्तमान समाज में चारों ओर। तो लोग से लोग और व्यक्ति से व्यक्ति दूर होते चले जा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक चीज और, मोबाइल काल में हमने देखा जी, खास करके ग्रामीण समाज में जो पलायन करके लोग आए, उनको जो एक्सेप्ट, उनकी जो मदद की, उनके साथ जो खड़े हुए, वही शहरी समाज में बिल्कुल अंतर था। जी बिल्कुल सही है। एक तो छोटी यूनिट थी जी, बच के रहो, हॉस्पिटल में डाल दो, हॉस्पिटल में डेड बॉडी आया तो हम क्या करेंगे, जाकर के जब वो पॉलिथीन में लपेटा ही हुआ है तो जला दीजिए ले जा करके। एक एक साथ एक बार में 100 जलाया गया। तो ये स्थिति है। और जब तक हमें व्यक्तिवादी सोच से नहीं निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, वही तो सवाल तो वही है ना, निकलेंगे कैसे? निकलने का रास्ता क्या है? आते हैं आपकी तरफ डेजी, क्या रास्ता है, कैसे निकलेंगे? निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम खुशी चाहते हैं, नेचुरल खुशी चाहते हैं, तो उस खुशी को हासिल करने के लिए हमें जिस दौर में हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, उस रास्ते पे सिर्फ भटकाव है और क्षणिक खुशी है। उस खुशी को अगर हम लंबी खुशी चाहते हैं और जीवन के आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो हमें तलाश तो करनी पड़ेगी वो खुशी जो हम एकजुट होकर के एक संयुक्त परिवार में जिस तरह से हम लोग रहते थे, वो खुशी को हमें वापस लाना पड़ेगा। वो तो नहीं आ सकता है अब तो, जो स्थिति है मैं जो देख रहा हूँ, हाँ, कोई गुंजाइश नहीं। वो तो नजर ही आ रहा है कि नहीं आएगा। गुंजाइश मारामारी होती है कि हमको अलग न्यूक्लियस बनाने दीजिए, फिर भी हम वहां भी नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। बच्चा ले जाना है तुमको ले जाओ, इतना कंपनसेशन हमको दे दो। जब हम लोग बात करते हैं तो कि उस खुशी को कैसे वापस लाया जाए, तो कहीं ना कहीं उस खुशी को वापस लाने के लिए हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। और हमें ये मोबाइल एक तो बहुत अच्छी चीज है, दोस्त नहीं दे हम लोग, मोबाइल तो मजबूरी हो गई है, तो पूरी ये अधिकार जो है, नहीं, मोबाइल में पूरी दुनिया सिमटी हुई है और इसमें नॉलेज भी है, लेकिन हम उसको उसी हद तक देखें ना जहां हमको उसकी जरूरत है। लेकिन हम उसको हर जगह पे ले आ रहे हैं ना, दिक्कत इस बात की है कि हम उसको हर जगह पे ले आ रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें मोबाइल के अलावा अपनी माँ की जरूरत है, अपनी बहन की जरूरत है, अपने दोस्तों की जरूरत है, हमें बाहर भी निकलना है, ये चीज हम नहीं देख रहे हैं। इससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? हाँ, वही चीज है। तो फुर्सत कहाँ है माँ से बात करने की? सोचना पड़ेगा ना कि हम माँ के साथ कैसे समय बिताएं। अच्छा, एक चीज डॉली हमको लगता है कि अधिकार और कर्तव्य, जी, राइट्स एंड ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्यूटी जोड़नी पड़ी, जरूरी तो ये दोनों को फिर से लाने की कोशिश करें। इसलिए कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जिससे कि कंप्लीटली राजेश प्रसाद जी वो करेंगी, डिनाई करेंगी, आपत्ति जताएंगी, वो ये है कि पैसे का लिमिट है। रिजर्व बैंक कितना पैसा छापेगा ये तय है जी। तो उसमें हेवी पैकेज देकर के बहुत सारे लोगों को दे देंगे, दूसरे को 2000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलेगी, 10,000 भी नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल थ्योरी है। तो जो समानता लानी है, गैर बराबरी दूर करनी है, उसमें गैर बराबरी दूर कैसे होगी? उसको हुनर सिखाने का, उसको समझ बनाने का कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा हमको समझाने की कोशिश करिए। और जिस मानसिक रोग की आप बात कर रही हैं, उस मानसिक रोग से निकलने का रास्ता बताइए, क्या रास्ता हो सकता है? तो पहले सवाल का जवाब
मेरे समझ से जो है कि हम लोग राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो उसके अगले ही चैप्टर में लिखा हुआ है उस पे आंख बंद कर लेते हैं। पहला कारण है कि आपका अगर हनन होता है फंडामेंटल राइट्स का, और अगर वुमेन राइट्स की बात करें आर्टिकल 14 एंड 15 कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, और इस पे अगर बात करें अगर ये हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकता है। लेकिन बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, हमें राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन ड्यूटीज़ हमें कॉलेज या स्कूल बहुत अच्छे से सिखा नहीं पाता है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी नवीनीकरण की आवश्यकता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन एक जो पूरी सामाजिक तरीके से जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, वो बच्चों में पनप नहीं रहा है। जिसके कारण आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे आपको जैसे पता है कि मैं एक NGO चला रही हूँ, ब्रेनोलॉजी साइंटिफिक एकेडमी ऑफ झारखंड, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, 1 to 6 क्लास के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, और हम लोग रिसर्च में भी बच्चों को और बच्चियों को स्पेशली आगे लाने की कोशिश करते हैं। हमारी बच्चियों को जो हम लोग ने ट्रेनिंग दिया उसमें एक चीज़ देखा, जो बच्चे हैं क्लास में जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो वो फ़ोन से पढ़ के आते हैं, फ़ोन से पढ़ के आगे और बिना किताब छुए वो आंसर करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं समझ का फेर है। मेरा यही जवाब होता है कि ऐसे तो मैं फ़ोन दे के सर्जरी कर दूँ, लेकिन यहाँ पे एक कमी होती है, जब आप किताब पढ़ते हैं तो फ़र्क होता है। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरी एक स्टूडेंट है, वो लास्ट ईयर तक वो नेट की परीक्षा और गेट की परीक्षा उसने देने की तैयारी कर रही थी, और वो इस साल सिर्फ किताबों पे, मैंने उसको कहा कि इंटरनेट पे मत पढ़ो, बेसिक किताबें जो हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडीज़ हैं जो कि काफ़ी सालों से चला रहा है, उसको करो, तुम्हारा क्रैक हो जाएगा। एंड शी क्रैक्ड लास्ट मंथ गेट ऑल इंडिया रैंक 2000। वो गिरिडीह के एक छोटे से गांव से आती है जहां 10वीं भी पास नहीं की हैं लड़कियां, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। कैसे ये इम्पैक्ट डाला आपने कि इससे हट करके वो किताब की तरफ जाए? बिल्कुल, इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। पहले तो अगर जैसे कि हमारी चैरिटेबल संस्था है जहाँ पे हम लोग फीस एकदम कम रखे हैं, ना के बराबर, और स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। हमारे साथ जेवियर्स कॉलेज और अदर रांची कॉलेज, BHU से भी जो प्रोफेसर्स हैं उनके मार्गदर्शन में हम ये गाइडेंस में हम ये संस्था चला रहे हैं, और वहाँ पे हम बच्चों को बहुत कम फीस में ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ उनको जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं उनसे हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि शाम की क्लासेस में 1 से 6 क्लास के बच्चों को आप बस फ्री पढ़ा दो, मैं आपको पढ़ा दूंगी, मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये बच्चे जब छोटे बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, वो भी अंडर प्रिविलेज, जिनको एक बेसिक राइट नहीं मिला है, जिनको पता नहीं समाज में उठना और बैठना कैसे है, जब ये देखते हैं तो इनको चिंता होती है। ये चिंतित होकर जब छोटे बच्चे बोलते हैं कि मोबाइल में मैंने ये देखा, तो ये सोच बड़े बच्चों में भी आती है, उससे ये एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाती है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो बच्चे हैं बड़े वाले, जो नेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे चल के प्रोफेसर्स बनने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उनमें एक ठहराव आता है, उनमें एक समझ जागृत होती है, जागरूकता आती है, जिसके कारण वो ठहराव के साथ ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक प्रोफेसर देवेंद्र शरण हुआ करते हिस्ट्री में रांची यूनिवर्सिटी में, वहाँ से जी। रिटायर किए, वो उधर ही रहते हैं जी। तो उन्होंने ये पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे डिप्राइव्ड बच्चों को ला करके अपने आप पढ़ा करके अच्छी जगह मिल गई उनको, जी जी। और वो आदमी बन पाए संपूर्ण, ये कर बिल्कुल। सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा। ठीक है ना जी। तो इस तरह के उदाहरण है, जैसे एक संजय कच्छप हैं तो बहुत छोटे पोस्ट पर, लेकिन उनका काम है लाइब्रेरी गांव-गांव खोलना और पढ़वाना बच्चों को, और जहां रहते हैं वहां अपने तरह के 4-5 लोगों को जोड़ करके पढ़ाने के लिए बच्चों को, जो बच्चे कचरा चुनते हैं या इस तरह के जिनका कोई स्कूलिंग नहीं है, कम से कम उसको पढ़ना लिखना सीखना आ जाए। जी। इतना करते हैं। इस तरह की कोशिश भी रास्ता दिखा सकती है कि बिल्कुल। हमारे लिए उन्होंने किया, हमको जगह बनाया, तो हम किसी दूसरे के लिए जगह बनाएं, जी। खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी जी। का रास्ता। इसी में एक चीज बोलना चाहूंगी, इसी में ये बात आती है अगली कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे हम थे, तो फंडामेंटल राइट्स तो पता है, लेकिन गिविंग बैक टू द सोसाइटी की कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।
और हमको लगता है इसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान किया जाए। जब हम राइट्स के लिए जा सकते हैं तो ड्यूटीज यहाँ के लिए भी जाना ड्यूटीज के लिए भी जाने का, जब तक बड़े हम तो क्या कहे, खराब लगता है कहने में कि डंडा, कानून का डंडा हो, कानून के डंडे का भय हो, उससे शायद थोड़ी बात बनती है। हमारी जो समझदारी थी, दुनिया में वैशाली का गणराज्य अब यूटोपिया हो गया है, कोई पढ़ता नहीं, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी, इसकी जो सोसाइटी थी, जो एससी कम्युनिटी, इसकी जो सोसाइटी थी, या जो सामान्य सोसाइटी थी, उसमें जो संपूर्ण मानव बनाने की बात की जा रही थी, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा है जी, कि सब कुछ सीख करके यहां से निकलेगा, जा करके रोजगार मांगेगा नहीं, जिसको कि आज दूसरे रूप में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम रोजगार देने की बात करें, रोजगार लेने की बात नहीं करें, स्टार्टअप वगैरह 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 जो आया। जी जी जी। लेकिन सिर्फ वहां रोजगार नहीं है, वहां पर हमारी ड्यूटीज भी शामिल है कि हमको सरकार ने कुछ दिया, हम तो हड़ताल करने लगते हैं कि हमको 10 साल सेवा देनी पड़ी मेडिकल पढ़ करके, हम हड़ताल कर देंगे कि नहीं, सरकार में क्यों सेवा देंगे भाई, हमको तो पढ़ लिए, हमको जहां मन करे करेंगे। अरे पढ़ने के लिए फीस आपको सरकार ने दी ना जी, जनता के पैसे से दिया ना आपने। बिल्कुल, ये ड्यूटीज के साथ कैसे उसको जोड़ा जाए। देखिए, तो अगर जैसे आपको मैं बता दूं, मैंने लॉ इसी साल कंप्लीट कर लिया है, और साथ में उस लॉ की पढ़ाई के दौरान मुझे ये समझ आया कि फंडामेंटल राइट्स की हनन हो रही है, लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन ड्यूटीज का हनन है। जैसे ड्यूटीज की लिस्ट दी हुई है, और ड्यूटीज की लिस्ट में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को उठाएं, ये सारी बातें की जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी बड़े मंच पे या आमूमन उसको बात नहीं की जाती है, और अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। तो समाज में ये जो चैनलाइजेशन है, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी एक स्तर देना चाहिए, एक थोड़ा सा ऐड करके राष्ट्रीय प्रसाद की तरफ जाएंगे, वो ये कि हमारी पढ़ाई में बुनियादी जो है जी, जहां से हम शुरू करते हैं, वहीं से संपूर्णता की तरफ अगर पढ़ाई हो तो हमको अलग से बताने, अलग से इंजेक्ट करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अगर मड़ुआ गुदली हमारे खाने में रहे जी, तो हमको अलग से मड़ुआ का टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। शायद क्या, तो ये जो शिक्षा है, जो अभी नई शिक्षा नीति भी आई, लेकिन उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। जैसे जापानी बच्चों को पहले, जैसे जापान में आप देखते हैं कि जापान का एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें 4 ही स्टेट है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोक्यू, रूक्यू, इसी में, और ये सारी चीजें जो हैं, इनके पास एग्रीकल्चर का कोई समाधान नहीं है, इनके पास जो भी कैपिटल है वो है ह्यूमन कैपिटल। तो ये अपने लोगों को बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। उसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि उनको ऊपर रहना है, टेक्नोलॉजी में आगे रहनी है। लेकिन अगर आप बात करें उनकी, बहुत सारी उनमें भी कमियां हैं मैं कहूँगी, लेकिन जो उनका स्कूली शिक्षा में है, वो हम लोग वो प्रोटोकॉल अपना सकते हैं अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि उसमें 1 to 5 क्लास के बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं जाता है। वहाँ की शिक्षा, क्योंकि मैं सिंगापुर में रही थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन रहा है हमारा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी कि उनके एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। जैसे 1 से 5 के बच्चों को एक जगह लाया जाता है, साथ बिठा के खुद ही खाना बनाने में मदद किया जाता है, एक दूसरे को खिलाया जाता है, कैसे यूनिटी होनी चाहिए, कैसे उठना बैठना है, कैसे आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ अखबार की खबर बन जाएगी, चैनल वाले दौड़ जाएंगे, भाई देखिए नहीं पढ़ा नहीं रहा है, मास्टर जो है खाना बनवा रहा है और बर्तन भी धुलवाते हैं, बर्तन भी धुलवा रहा है, सफाई भी करवा रहा है। बिल्कुल। तो ये जब अगर आप बचपन से ही उसको सीड नहीं करेंगे मानसिकता में, तो बदलाव की आप क्यों उम्मीद करते हैं। हमें हमारा टारगेट ग्रुप, हमारा बच्चे जो समाज का कल होते हैं, वो टारगेट ग्रुप हमारा वही होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में हमारा उधर ही थोड़ा सा रुझान होना चाहिए कि बच्चों पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि कल के समाज में वही भागीदारी देंगे, वहीं से लीडर्स निकलेंगे, वहीं से समाज के बड़े बड़े लोग निकलेंगे जो समाज को चला रहे होंगे। हाँ, डॉक्टर राशि प्रसाद जी, आप जो पढ़ाती हैं, जिस तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्से से, उन बच्चों में ये इनपुट कैसे डाला जा सकता है कि सोसाइटी ने जो आपको दिया है, हवा भी दिया है, पानी भी दिया है, खाना भी दिया है, सोसाइटी के प्रति आपका कोई फर्ज बनता है अपने लिए करने के साथ साथ। तो बच्चे जब गांव जाते हैं, कैंप्स लेकर के आप जाती हैं,
तो कैंप से लौट करके जो फीडबैक मिलता है उसमें क्या लगता है आपको? बच्चों का सवाल सिर्फ यह रहता है कि हमारी डिग्री बेहतर हो और कैंपस में कौन सी बड़ी मल्टीनेशनल्स आ रही है, बड़ा एनजीओ आ रहा है, वो रहता है, या कुछ और सवाल रहता है कि वहां पर सरकार की इतनी योजनाएं चलाने के बाद गरीबी क्यों है, वो लोग एनेमिक क्यों हैं? बिल्कुल। जैसा आप गांव की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के इंटरवेंशंस चलते हैं। अर्बन स्लम के साथ हम काम करते हैं और एक हम गांव में जाके रूरल कैंप करते हैं। तो ये दोनों के बाद हमने ये फीडबैक देखा है कि जो बात आप कह रहे हैं ना, कि ये सोच आती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने गांव में कभी अपना पांव भी नहीं रखा है, उन्होंने गांव देखा भी नहीं, पर आ गए हैं यहाँ ग्रामीण प्रबंधन पढ़ने के लिए। तो बदलाव आता है, सोच भी उनकी आती है कि जो हमने किताबों में पढ़ा था, जो चीज़ों को हमने देखा था, सरकार ये योजना चला रही, वो योजना चला रही। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मैंने अभी रूरल कैंप कंप्लीट किया है नामकुम प्रखंड में एक गांव में। वो शहर से काफ़ी नज़दीक है, यानी उन्हें अगर सामान भी लेना हो तो वो नामकुम बाजार आते हैं। पर उस गांव के अंदर जितनी सारी इश्यूज थी, जब उसके बारे में बच्चों ने जाना, तो ये उनके बीच का एक डिस्कशन था कि शहर के इतने नज़दीक होने के बावजूद इन गाँव में अगर इतनी दिक्कतें हैं, तो जो गाँव अभी इससे गंदे हैं। वो दिक्कत क्या थी? बिजली का नहीं होना? हाँ, वो दिक्कत टेलीफोन का नहीं? हाँ, नहीं, अब ये डिफरेंस है। नहीं, जैसे महिलाएं वहां सुबह में बैठ करके हड़ियां बेच रही हैं। आंख खुला नहीं कि आपने देखा महिलाओं को कि वो हड़िया बेच रही हैं। तो फिर ये सवाल जागता है, ये हड़िया क्यों बेच रही हैं? क्यों बेच रही हैं? हम अगर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, गांव के ही लोग पी रहे हैं, अगर हमने लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी पे इतना काम किया है, सरकार का इतना कुछ है, तो आखिर क्यों इतना शहर के नजदीक होने के बावजूद यहाँ का ये कल्चर है कि ये चीजें चल रही और हैं। बियर पीना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। दोनों में एकदम डिफरेंस होता है। हाँ, चीज वही है, क्लास बदल जाता है, वो स्टेटस सिंबल हो जाता है, और ये जो एकदम होने लगता है। जैसे अगर आप अर्बन स्लम में काम करें, वहां बालवाड़ी चलता है, तो बालवाड़ी में बच्चों को दिमाग में ये आता है कि जब सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और पढ़ के जब वापस आते हैं, और हम शाम में कुछ क्लासेस लेते हैं जिनमें हम उन्हें कोचिंग या ट्यूशन, आप जो बोले, फ्री है, वो बच्चे आते हैं अर्बन स्लम के, बैठते हैं और हमारे स्टूडेंट्स उनको पढ़ाते हैं। तो उनके मन में ये सोच आता है कि आखिर इतना गैप क्यों है? जब इतना फंड है, गवर्नमेंट इतना रिलीज कर रही है फंड, तो कहीं लाइवलीहुड का प्रॉब्लम दिख रहा, कहीं एजुकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा, तो इतना जब फंड रिलीज है, इतने प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, इतना चैनलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है, तो वो ग्रास रूट तक पहुंच करके अपना रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा? मतलब मैंने देखा है ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जिनके मन में ये क्वेश्चन मार्क आना शुरू होता है, और हमारी तरफ से यही सोच होती है कि हम किस तरह से उनके अंदर ये सेंसिटिविटी बनाने की कोशिश नहीं की। जो 8, 10, 5 स्टूडेंट मिलते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश नहीं की, परमानेंट जुड़े, उसको आगे सवाल उठाने का मौका मिले, और इस तरह के सवाल उसके मन में आए, और सवालों की खोज के लिए वो खुद ढूंढने जाए, हम बताएं, पढ़ा करके बताएं, उससे बेहतर खुद। मैं बता सकती हूँ उसमें थोड़ा सा, जैसे अब हमारे पास समय की थोड़ी मारामारी है। सची जी, ये बताइए कि हम फिर वही इंजेक्ट करने वाली बात जो है, उन्होंने बताया कि बच्चों के मन में सवाल उठता। पढ़ाई का मतलब ये कि मन में सवाल उठना, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, कंप्लीटली मतलब नहीं है। हम साक्षर होकर के और टेक्नोलॉजी जानकर क्या करेंगे? नहीं जी, क्या रास्ता है बताइए? कंक्लूड करना है, 1 मिनट ज्यादा आपको समय नहीं देना। रास्ता ये है कि प्राथमिक शिक्षा से ही एक समेकित शिक्षण प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, जिसमें कि बच्चे अपने जीवन कौशल से लेकर किताबी ज्ञान और विज्ञान सब चीज सीख सके। ये एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वह भी बहुत समेकित होना चाहिए, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनका भी आपस में तालमेल और समन्वय होना चाहिए। बहुत दिनों से हम सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिंगल विंडो सिस्टम हो, वो आज तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो हमारा द्वंद्व ये है कि हम ज़्यादा जानना चाहते हैं, बताने वाले ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं। कहीं ज़्यादा बताया जाता है और कहीं हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सारी परेशानियां जो जगह जगह पर हैं, इन सब से बाहर निकलकर ऊपर उठ करके कहीं न कहीं मिल बैठकर सोचना, और अगर एकल हमारा समय खत्म हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, और इन सवालों का जवाब हम अपने पैनल से नहीं दिलवाना चाहते हैं। आप खुद उन सवालों के जवाब ढूंढिए, तब इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके शरीर में। महिला अधिकार पर आज विशेष बातचीत में सिर्फ इतना ही, बीच बहस में। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।